हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में हमें 3 स्टोरीज पढ़ना है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। इस तीनों ही स्टोरीज़ के जरिए हमें इंडिया का एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा। ग्लिम्स मतलब झलक। ठीक है, हम समझ पाएंगे कि इंडिया एक कितना डाइवर्स कंट्री है। तो आज के इस वीडियो में हम पहला स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर है लूसियो रॉड्रिग्स, ये कवर करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुर्ग और उसके नेक्स्ट में टी फ्रॉम आसाम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर उस इंसान को बोलते हैं जो ब्रेड या फिर केक बनाता हो। और गोवा, आप इस मैप को देखिए, इंडिया का मैप, यहाँ पे आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा, वो रेड डॉट गोवा है। गोवा एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का। ठीक है, इतना समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये स्टोरी एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन के बारे में इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन। मतलब हम पेन पोर्ट्रेट में उस पर्सन का लाइफस्टाइल, अपीयरेंस, ये सब चीज़ डिस्क्राइब करते हैं इन अ कैजुअल वे में। ठीक है, तो ये स्टोरी एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर। एक गोवा का विलेज का एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट है। ठीक है, उसके लाइफस्टाइल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ही सोसाइटी। और ये बेकर आज भी समाज में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है गोवा में। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी को थोड़ा डिटेल में, तब हमें और समझ में आएगा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि उनके जो एल्डर्स है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर में, वो लोग आज भी रेमनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, काफ़ी प्यार से अपने उस पास्ट के दिनों को याद करते हैं। ठीक है, वो पास्ट के दिन जब गोवा में पोर्चुगीज़ का शासन हुआ करता था, वो याद करते हैं पोर्चुगीज़ के बारे में, और फेमस जो ब्रेड हुआ करता था उस ज़माने में, उसके बारे में काफ़ी फॉन्डली याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को आज़ादी कब मिला था, 1947 में, लेकिन गोवा जो है वो इंडिया का हिस्सा 1961 में बना। ठीक है, उससे पहले वो पोर्चुगीज़ के शासन के अंडर में था। इतना आप समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो जो ब्रेड खाने वाले थे वो तो वैनिश हो गए, मतलब चले गए, गायब हो गए, मतलब पोर्चुगीज़ लोग चले गए गोवा छोड़कर, बट द मेकर्स आर स्टिल हेयर। लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले थे, मतलब जो बेकर है, वो आज भी यहाँ पे है। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे समाज में मिक्सर्स है, मतलब जो ब्रेड के लिए डो प्रिपेयर करते हैं वो है। द मोल्डर्स जो ब्रेड को शेप देते हैं वो है, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो फाइनली ब्रेड को बेक करते हैं वो भी है, वहाँ पे उसको पकाते हैं वो भी है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो वो जो फर्नेसेस है, मतलब भट्टियाँ जहाँ पे ब्रेड को पकाते हैं, बेक करते हैं, वो फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये फर्नेसेस एज ओल्ड, मतलब काफ़ी ओल्ड है, और टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड मतलब इनको काफ़ी समय पहले बनाया गया था और ये आज भी यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब इन्होंने समय का मार झेला हुआ है ये भट्टियाँ। ठीक है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और उस भट्टियों में जो आग है ना, वो अभी भी बुझा नहीं है, वो अभी भी जल रहा है, मतलब ये भट्टियाँ को अभी भी यूज़ किया जाता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। थर्ड मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम फ्लोर में ठोकते हैं तो जैसा आवाज़ आता है, आप इस साउंड को सुनिए, इसको बोलते हैं थर्ड साउंड। ठीक है, और जिंगल का साउंड कैसा होता है, आप इसको सुनिए, इसको बोलते हैं जिंगल का साउंड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। तो जो पुराना ट्रेडिशनल बेकर हुआ करता था वो पहले कैसे आता था, एक हाथ में तो वो बास्केट लिया होता था, उस बास्केट में बहुत सारे ब्रेड होते थे, तो उस बास्केट को वो सिर पे रखता था, और एक हाथ में बैम्बू स्टिक लिया होता था। ठीक है, उस बैम्बू स्टिक में बहुत सारे घंटी, झालर वगैरह लगे रहते थे, तो वो बैम्बू स्टिक से जब फ्लोर में 2 बार ठोकता था तो थर्ड का साउंड आएगा, और चूँकि उसमें घंटी वगैरह लगे हुए हैं तो जिंगलिंग का भी आवाज़ आएगा। तो जैसे ही ये 2 आवाज़ आता था तो मानो क्या हो जाता था, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, मान लो कि अनाउंस हो रहा हो कि वो बेकर आ चुका है अपना ब्रेड बेचने के लिए। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और ये
ऐसा जो दृश्य होता था कि जो बेकर था वो ऐसे टोकरी लेके और फिर बांस का छड़ी लेके फ्लोर पे ठोकता था, ऐसा सीन अभी भी हमें देखने को और सुनने को मिलता है कुछ कुछ जगहों पे। मतलब जो बेकरी है वो आज भी एग्जिस्ट करता है गोवा में। समझे कि नहीं ये लाइन? चलिए, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उसके पिताजी जिंदा ना हो लेकिन उनके जो बेटे होते हैं वो प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। कौन सा प्रोफेशन? बेकरी का। ठीक है। दिस बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पैडर इन गोवा। और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर बोल के बुलाते हैं। पैडर का मीनिंग होता है बेकर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि गोवा में बेकर्स को क्या बोलते हैं, तो आपको लिखना होगा पैडर। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पे भी एक चीज़ था अंडरलाइन करने को, हाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एल्डर्स क्या चीज़ को याद करते हैं? पोर्चुगीज़ को और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि हमें कैसे पता चलता है कि जो बेकर्स है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं गोवा में। तो आज भी गोवा के सोसाइटी में मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स है। ठीक है। फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जो फायर इन द फर्नेसेस है वो अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुए। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना। ठीक है। और थर्ड एंड जिंगल का जो साउंड है वो आज भी सुनने को मिल सकता है कुछ कुछ जगहों पे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो लेखक क्या पे बोल रहे हैं, उनके बचपन के दिनों में गोवा में जो बेकर था, ठीक है, वो उनका दोस्त हुआ करता था, साथी हुआ करता था और गाइड हुआ करता था। मतलब काफ़ी क्लोज रिलेशन था दोनों के बीच में। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो बेकर दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार तो वो सुबह के टाइम में आता था जब वो बेचने के लिए निकलता था ब्रेड को, और दूसरी बार जब वो ब्रेड को बेच लेता था, मतलब अपना ह्यूज बास्केट को एम्प्टी कर लेता था, तब वो वापस उसके लेखक के पास आता था। ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। सुबह के टाइम में क्या होता था, वो जो जिंगलिंग थर्ड, जब वो बांस से फ्लोर पे ठोकता था 2 बार ठक ठक, और जो घंटी का आवाज़ था उसको बोला गया है जिंगलिंग थर्ड। ठीक है। ऑफ द बैम्बो, उस आवाज़ को सुन के वोक अस फ्रॉम द स्लीप, जो लेखक थे वो लोग नींद से उठ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम सभी बच्चे दौड़ के जाते थे उस बेकर से मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए, नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। ठीक है। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या हमें ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्यार था? ऐसा नहीं था, नॉट एट ऑल। हमें ब्रेड से कोई अट्रैक्शन नहीं था। द लोव्स वर ब्रॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ब्रेड खरीदने का काम तो पैस्किन और बेस्टिन का हुआ करता था। पैस्किन और बेस्टिन कौन है? मेड सर्वेंट, जो घर की नौकरानियाँ थी, वो लोग ब्रेड खरीदते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। हमें तो क्या चाहिए था? ब्रेड बैंगल्स चाहिए था। ब्रेड बैंगल्स किसको बोलते हैं? आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, बीच में होल होता है, चूड़ी जैसा शेप का ये ब्रेड होता है। ठीक है। हमें ये चाहिए होता था जो हम काफ़ी केयरफुली चूज़ करते थे। ठीक है। चूज़ करके लेते थे कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कभी कभी ये जो ब्रेड बैंगल्स थे ये मीठे होते थे, मीठे ब्रेड होते थे और स्पेशल टाइप से बनाए गए होते थे। ठीक है। तो ये अंडरलाइन कीजिएगा कि बड़ों के लिए लोव्स ऑफ ब्रेड और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स आता था। ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द ज़ेंग ज़ेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। तो जब वो बेकर किसी के घर में एंटर करता था तब वो अपने बैम्बो स्टाफ से, बैम्बो स्टाफ मतलब आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये बैम्बो का जो छड़ी है इसको बैम्बो स्टाफ बोलते हैं। तो बेकर के पास जो बैम्बो स्टाफ था उसमें घंटी वगैरह लगे रहते थे, तो वो घंटी से जब फ्लोर में ठोकता था 2 बार तो वहाँ पे जंग जंग का आवाज़ आता था। तो ऐसे करके वो किसी भी घर में एंटर करता था। ठीक है। मतलब लोगों को इन्फॉर्म करता था कि हम आ गए हैं, आके खरीद लो जो खरीदना है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो वही लिखा है यहाँ पे, एक हाथ से तो वो बास्केट पकड़ा होता था जो अपने वो सिर पे रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़ा हुआ है जिससे वो बैंग मतलब फ्लोर पे पीटता है 2 बार। ठीक है। ठक ठक का आवाज़। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। फिर घर के जो लेडी निकलती थी उसे वो गुड मॉर्निंग बोलता था और फिर वो अपने बास्केट को सिर से उतारकर उस बैम्बू पे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। फिर हम बच्चों को थोड़ा डांट फटकार लगा के हमें साइड कर दिया जाता था और जो सर्वेंट थे उन्हें लोव्स दे दिया जाता था, मतलब ब्रेड दे दिया जाता था। ठीक है। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम बच्चे भी हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ।
तो हम बच्चे क्या करते थे कि एक बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर मुंडेर पे चढ़ जाते थे और फिर किसी भी तरह उस बास्केट में झाँकने का कोशिश करते थे। पीप इनटू मतलब झाँकना, ठीक है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। तो राइटर जब ये स्टोरी को लिख रहे हैं अभी भी उन्हें उस लोव्स मतलब ब्रेड का फ्रेगनेंस मतलब सेंट आ रहा है, ठीक है, इतना वो फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। फिर बड़े लोग के लिए ब्रेड ले लिए जाते थे और बच्चों लोग के लिए बैंगल्स ले लिए जाते थे। फिर देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। फिर हम अपने ना टीथ को ब्रश करते थे ना ही अपने मुंह को धोते थे। एंड वाई शुड बी, और हम टीथ ब्रश करें भी क्यों और मुंह धोए भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन वो जाके आम का जो टहनी है पत्तों के साथ वो कौन तोड़े और फिर अपने दांत को ब्रश करे, मतलब बोला जा रहा है पे कौन दातून करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और दातून करना जरूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। तो वो रीजनिंग भी दे रहे हैं कि एक बाघ तो कभी अपने दांत को ब्रश नहीं करता है, तो हम क्यों ब्रश करें। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। गरम गरम चाय पियेंगे अपने आप दांत साफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फनी सा रीजनिंग था इन बच्चों का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है ब्रेड का कि अलग अलग त्योहारों पे ब्रेड का क्या सिग्निफिकेंस हुआ करता था। तो बोला जा रहा है अगर आप किसी को शादी का गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट मीनिंगलेस है, कोई वैल्यू नहीं है उस गिफ्ट का अगर उस गिफ्ट में एक मीठा ब्रेड जिसको बोल बोलते हैं वो ना हो तो, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए कि मैरिज गिफ्ट में क्या देना होता था, बोल, ठीक है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो जैसे कि एक पार्टी या फिर कोई भोज अपना चमक खो देता है अगर उसमें ब्रेड ना हो तो, ठीक उसी तरह मैरिज गिफ्ट अपना मीनिंगलेस हो जाता है अगर उसमें बोल ना हो तो, ठीक है। तो ये याद करिएगा कि मैरिज गिफ्ट में बोल होना जरूरी है, पार्टी या फिर फीस्ट में ब्रेड होना जरूरी है, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। हम साउथ में नहीं बता सकते हैं कि किसी भी विलेज के लिए एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मतलब घर की जो मुख्य महिला है वो मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो अगर उस घर की किसी बेटी का अगर सगाई हो रहा है तो उस अवसर पर सैंडविचेस बनाना मतलब मान लो कंपलसरी है, इतना ज़रूरी है सैंडविचेस बनाना। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। केक्स और बोलिनास, बोलिनास एक टाइप का कुकीज़ होता है, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बोलिनास, ठीक है। तो क्रिसमस या फिर अदर फेस्टिवल्स में केक्स और बोलिनास होना बहुत ज़रूरी होता था। तो ये आप याद कीजिए कि डिफरेंट ओकेजन्स पर कौन सा डिश चलता था। मैरिज गिफ्ट में बोल, फिर पार्टी या फिर फीस्ट में ब्रेड, फिर डॉटर्स इंगेजमेंट में सैंडविचेस चलता था और क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में केक्स एंड बोलिनास चलता था, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो किसी भी विलेज में अगर बेकर का भट्टी है तो वो काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, ठीक है, उसका भट्टी का होना। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई। तो अब उस बेकर का ड्रेस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस पूरे स्टोरी में हम लोग उस बेकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। एक कैजुअल वे में उस बेकर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी बेकर को जनरली डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई। तो उन दिनों में बेकर का जो ड्रेस था उसको कबई बोलते हैं, ये वर्ड भी अंडरलाइन कीजिएगा कबई को, ठीक है। वो होता कैसा था, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो एक लंबा फ्रॉक जैसा हुआ होता था और घुटनों तक वो पहुंचता था, इसको बोलते हैं कबई। और दोज डेज का मतलब यहाँ पे है पोर्चुगीज डेज, जब पोर्चुगीज गोवा पे राज करते थे तब को यहाँ पे बोला जा रहा है, तब बेकर का ड्रेस कबई होता था। इन आवर चाइल्डहुड, अब लेखक जब छोटे थे तब वो बेकर्स कैसे पहनते थे। वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो जब लेखक छोटे थे तब बेकर्स का ड्रेस कुछ ऐसा होता था, वो लोग एक शर्ट पहनते थे और साथ साथ एक पैंट पहनते थे, लेकिन उस पैंट का जो लेंथ था ना वो फुल पैंट से छोटा होता था और हाफ पैंट से बड़ा होता था, मतलब फुल पैंट और हाफ पैंट का बीच में, ठीक है, ऐसा वो पैंट पहनते थे। तो ये दोनों ड्रेस याद कीजिएगा हाँ, कि पोर्चुगीज टाइम में ड्रेस ऐसा होता था और लेखक के टाइम में ड्रेस ऐसा होता था। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। और आज के दिन में भी अगर कोई इंसान हाफ पैंट से थोड़ा लंबा अगर कोई पैंट पहन लेता है घुटनों के नीचे तक, तब लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो एक पैडर की तरह ड्रेस्ड है। याद है आपको पैडर, एक पोर्चुगीज लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बेकर, ठीक है, कि वो बेकर की तरह ड्रेस्ड है। इनवाइट्स द कमेंट मतलब लोग उसको बोलते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब कुछ बिल्स के बारे में बताया गया है। तो बेकर जो था महीने के अंत में अपना पैसा लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो जो मंथली हिसाब किताब हुआ करता था वो किसी वॉल में पेंसिल से लिख कर मेंटेन किया जाता था। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उन पुराने दिनों में बेकिंग जो था एक काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, कमाई अच्छा खासा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके फैमिली जो थे कभी भूखे नहीं मरते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो उसका पूरा परिवार और उसके सर्वेंट्स जो थे वो हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्पेरस मतलब अच्छे थे इकोनॉमिकली। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका जो हट्टा कट्टा शरीर था, मोटे ताजे वो दिखते थे देखने में, वो एक प्रूफ है इसका कि वो लोग क्या थे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते थे। जब आदमी अच्छा खासा कमाने लगता है ना तो उसका शरीर भी थोड़ा मोटा ताज़ा हो जाता है। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो मोटा ताज़ा शरीर है ये एक प्रूफ है। ओपन टेस्टिंग मतलब ये प्रूफ है, मतलब उनका जो मोटा ताज़ा शरीर है ये एक प्रूफ है कि वो लोग बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के दिन में भी अगर किसी पर्सन का जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो, मतलब जैक फ्रूट मतलब कटहल की तरह अगर मोटा ताज़ा दिखे तो उसको कंपेयर किया जाता है किसके साथ, बेकर के साथ, कि तुम बेकर की तरह दिख रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे प्लम फिजिक का मतलब मोटा ताज़ा, मतलब यहाँ पे प्लीजेंटली फैट बॉडी, काफ़ी खुशी से मोटा होना, बीमारी जैसा मोटा नहीं। ठीक है। तो यही था ये स्टोरी। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को निपटाते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। मैरिज गिफ्ट में क्या चाहिए बोलिए, यहाँ पे होना चाहिए बोल। ठीक है। पार्टी और फीस्ट में क्या होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए। डॉटर्स इंगेजमेंट में बताइए क्या होना चाहिए, सैंडविचेस। और क्रिसमस में क्या होना चाहिए, केक्स एंड बोलिनास। ठीक है। चलिए कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि बेकर्स क्या पहनते थे पोर्चुगीज डेज में, मतलब दोज डेज मतलब ओल्ड डेज। ठीक है। तो क्या पहनते थे, एक लंबा सा फ्रॉक पहनते थे जो नीच तक पहुँचता था। और व्हेन द ऑथर वॉज यंग, जब लेखक के टाइम में वो क्या पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे। वो ट्राउज़र का लेंथ क्या था, शॉर्टर देन द फुल पैंट एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। ठीक है। चलिए और कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे ये रहा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा सही स्टेटमेंट है वो बताना है। नंबर 1, द पैडर वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पैडर मतलब बेकर एक इंपॉर्टेंट पर्सन था पुराने समय में। तो सही बात है, ये करेक्ट है। ठीक है। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस। तो पैडर आज भी एग्जिस्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भी हमें मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स देखने को मिलते हैं। फर्नेसेस है, थर्ड एंड जिंगलिंग का आवाज़ मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज। तो पैडर्स पोर्चुगीज़ के साथ चले गए, नहीं, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये गलत होगा। द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो पैडर्स अभी भी क्या लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं, नहीं, अभी तो वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं। तो ये भी हो गया रॉन्ग। द ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवान लाइफ इन ओल्ड डेज। तो ब्रेड और केक्स गोवान लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था पुराने दिनों में। तो सही बात है, आज भी है। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ब्रेड बेकिंग जो है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो हाँ सही बात है। पेडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज के दिन में वो भूखे मरते हैं पेडर्स लोग। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ये क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला गया है टिक द राइट आंसर विच टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। ठीक है। व्हाट इज द टोन, टोन हमें पहचानना है। एक सवाल करते हैं, समझ में आएगा। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो थर्ड एंड जिंगल का जो साउंड है वो आज भी सुनने को मिल सकता है। तो ये कौन सा टोन है यहाँ पे, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब आप पास्ट के बारे में काफ़ी फॉन्डली सोचते हैं। ठीक है, प्यार से सोचते हैं पास्ट के बारे में। होपफुल का मतलब आपको पता ही है, सैड का मतलब दुखी। तो थर्ड एंड जिंगल का साउंड आज भी सुनने को मिल रहा है, मतलब ये क्या है, नॉस्टैल्जिक है। ठीक है, मतलब पुराने दिनों को याद किया जा रहा है यहाँ पे। नंबर 2, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। पिताजी नहीं है लेकिन बेटा जो है वो प्रोफेशन को कैरी कर रहा है। नॉस्टैल्जिक, तो यहाँ पे क्या लेखक पास्ट के बारे में सोच रहे हैं क्या, नहीं। होपफुल, तो यहाँ पे मे भी है, हो सकता है उसके पिताजी जिंदा ना हो लेकिन बेटा वो प्रोफेशन कैरी कर रहा हो। तो यहाँ पे होपफुल दिखाया जा रहा है। ठीक है, सैड तो नहीं है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। तो मुझे अभी भी उस लोव्स ब्रेड का सेंट आ रहा है। तो नॉस्टैल्जिक, होपफुल या फिर नॉटी, तो यहाँ पे भी नॉस्टैल्जिक होगा। ठीक है, पुराने चीज़ों के बारे में सोचना। क्वेश्चन नंबर 4,
द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हिज हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो ये स्टेटमेंट में क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लेखक का टोन क्या है, नॉटी है कि एंग्री है कि फनी? तो ये सुन के तो हंसी आता है, तो ये होगा फनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक और बोलिनाज होना ही पड़ेगा क्रिसमस के टाइम में या फिर अदर फेस्टिवल्स के टाइम में। तो सैड तो है ही नहीं, होपफुल भी नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट मतलब एक सच बात। ठीक है, तो ये एक सच बात है, मैटर ऑफ फैक्ट होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी भूखे नहीं मरते थे। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्पेरस थे। तो इसमें कौन सा टोन है, मैटर ऑफ फैक्ट है, होपफुल है कि सैड है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए फिर ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट स्टोरी है कुर्ग, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।